तो हम जो बात कर रहे हैं आज टॉपिक की, उस टॉपिक का पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ। टॉपिक इज क्वाइट सिंपल और उस टॉपिक का नाम है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को ऐसे समझिएगा कि कोई भी वैल्यू जो प्रिसाइज होती है बेसिकली वो होती है नजदीकतम वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू बार बार आप रिपीट कर रहे हो किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करते करते, जो वैल्यू बार बार आ रही है वो वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी प्रिसाइज वैल्यू। और एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? एक होता है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू और एक होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम आती है तो हम कहते हैं कि ये कैसी टर्म है? विल से दैट दिस टर्म इज नोन एज, बताइए क्या बोलेंगे उसको? एक्यूरेट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक कमरा है, इस कमरे की हाइट आपको गैस करने के लिए कहा मैंने कि बताओ इस कमरे की हाइट कितनी है। तो आपने कहा ये जो कमरा है लगभग हमारा ये कितना हो जाएगा? दिस रूम वुड बी नियरली 10 फीट। मैंने कहा अच्छा 10 फीट कैसे कहा आपने? इसने कहा कि मेरी हाइट लगभग 5 फीट 2 इंचेस है और ये इसकी लेंथ लगभग मेरे डबल है। तो अगर जस्ट डबल है लेंथ तो मैंने कितना कह दिया? इसकी हाइट कितनी कह दी? 10 फीट। मगर बताओ ये 10 फीट जो है क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है या प्रिसाइज वैल्यू है? सर ये प्रिसाइज वैल्यू है। ये प्रिसाइज है कैसे पहचाना आपने प्रिसाइज वैल्यू है? सर, बिकॉज इज क्लोजेस्ट। बिकॉज इट सर ये इज क्लोज हो सकती है जो मतलब नियरली क्लोज हो सकती है आंसर वो। वेरी गुड, बिकॉज इट इज नॉट इन द ट्रू एग्रीमेंट। हाँ है ना? यस भैया। यस ये ट्रू एग्रीमेंट में है क्या? जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं क्या? नो सर। तो मैंने कहा इस कमरे की एग्जैक्ट हाइट है 10 फीट और 3 इंचेस। ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ है। इस कमरे की जो हाइट है इतनी है 10 फीट और 3 इंचेस। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो 5 फीट के हिसाब से 10 फीट कह दिया हमने, एंड 10 फीट इज नॉट गोइंग टू बी दी एग्जैक्ट हाइट। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस सर। यस तो सर। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी चीज की, जनरली प्रिसाइसनेस की और जनरली एक्यूरेसी की, तो दो ही चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज होती है कि क्या उस चीज की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है या उस वैल्यू की उस चीज की जो वैल्यू है हमारी, या उस चीज की जो वैल्यू है वो नियर बाय आ रही है या एग्जैक्ट आ रही है। अगर नियर बाय आ रही है तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रिसाइज है, और एग्जैक्टली सेम आ रही है तो हम कहते हैं ये एक्यूरेट है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सबको समझ आ रही है बात? यस सर। क्लियर है? चलिए अब एक छोटी सी बात समझाता हूं आपको मैं। मान लीजिए एक आदमी का वेट है 50 केजी और 252 ग्राम। कितना केजी? 50 केजी 252 ग्राम। ठीक है, अब 50 केजी 252 ग्राम इसका एग्जैक्ट वेट है। तो अगर मैंने कहा किसी से भाई इस पर्सन का वेट आप निकालो, तो उस पर्सन का वेट किसने निकाला? 50 केजी। एक ने निकाला 50 केजी 100 ग्राम, एक ने निकाला 50 केजी 178 ग्राम, एक ने निकाला 50 केजी 252 ग्राम। अब मेरा 251 ग्राम, सॉरी। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है और कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है? सारी प्रिसाइज है। वेरी गुड। कोई सी भी एक्यूरेट नहीं सर है। सारी प्रिसाइज ही हैं। प्रिसाइज है एक्यूरेट नहीं है। बताओ एक्यूरेट क्यों नहीं है? बिकॉज़ सब में एग्जैक्ट डिफरेंट है। मैच नहीं सर है। सब में मैच नहीं है ना, बिल्कुल एक डिफरेंस है। मैंने 3 बच्चों को और कहा कैलकुलेशन करो, तो उसने कहा कि पहले बच्चे ने निकाला, उसने कहा 50 केजी 251 ग्राम, दूसरे ने कहा 50 केजी 251 ग्राम, और तीसरे ने कहा 50 केजी और 190 ग्राम। आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज है साइमल्टेनियसली? पहले और दूसरे की। जो 50 केजी सर पहली और 251 दूसरी ग्राम है जो वो मोर प्रिसाइज है, तो वो मोर एक्यूरेट है। मोर प्रिसाइज क्यों हो गई है बताइए मुझे पहली बात तो। एक तो ये नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि सर मोर बिकॉज क्लोज है, वो मोर दे आर मोर मोर नियर है। क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। वेरी गुड, दे आर मोर क्लोज टू दी नियरेस्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू। और ये वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट भी कर रही है, हाँ या ना? क्या ये वैल्यू यस सर। यस सर। कर रही है नहीं कर रही है? अगर ये अपने आप को रिपीट कर रही है तो ध्यान रखिएगा ऐसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसी वैल्यू जो अपने आप को रिपीट करती है बार बार, सच वैल्यूज आर नोन एज
प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है। और जो वैल्यू ट्रू एग्रीमेंट, मान लो किसी बच्चे ने निकाल दिया 50 किलो और 252 ग्राम, आंसर निकाल दिया। अब पूछा गया बताओ कौन सी इसमें से एक्यूरेट वैल्यू, तो हमें पता है कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, 50 किलो और 50 ग्राम 252, मेरी बात 50 समझ kg आ गई सभी को? 252 ग्राम। यस सर। यस क्लियर है? सही बच्चों, क्लियर Yes, है ये sir. बात? ठीक है। Yes. अब ये स्टोरी समझ आ गई तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी और टर्म्स होती हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहीं से एक और टर्म निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सी फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट का मतलब ही क्या होता है? इंग्लिश वर्ड सिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट आया है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप याद रखेंगे द वैल्यूज or digits which are important for the purpose of calculation, for the purpose of calculation and are known to us with certainty. What is certainty? मतलब ये समानता। हमें पक्का पता है, पक्का पता। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज सर्टेनिटी? जो चीज हमें पक्का पता होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सर्टेनिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर Yes, sir. बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए होती है, और हम इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं? हम खाली उसमें सर्टेन वैल्यूज, सिग्निफिकेंट वैल्यूज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि कैलकुलेशन के दौरान पूरी सर्टेनिटी से हमें पता होती है। एम आई क्लियर टू ऑल? बताइए। यस सर। ओके। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। वो रूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और उसको हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे भी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स में पहला रूल आपके सामने ये कहता है, जितना भी फर्स्ट रूल ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारी की सारी कैसी हैं भाई? सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे 3937, इसमें कितनी डिजिट्स है? 4, तो आंसर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने 954927, कितनी हो गई? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा रूल इसके अंदर, दूसरा रूल कहता है जीरोस टू दी जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आती हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है 101 हैज हाउ मेनी फिगर्स? 3। 1000 3 significant figures. they would have 4 significant figures। 4. बात समझ आ रही है सही बच्चों को? जल्दी बोलिए। भैया एक बार सेकंड वाला फिर से। Yes sir. बेटा जितनी जीरोस आ रही हैं सारी की सारी काउंट होंगी। क्यों? क्योंकि दे आर सराउंडेड बाय 2 नॉन जीरो डिजिट्स, सो दे वुड बिकम सिग्निफिकेंट ऑटोमेटिकली। ठीक। ओके भैया। थर्ड पॉइंट, zeros to the right of a non-zero digit are insignificant। ये क्या होती हैं? are insignificant। कारण मैंने लिख दिया 1000, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 into 10⁻³ है ना? यस सर। और एक्सपोनेंशियल वैल्यू याद रखना, Yes, एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट। एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज insignificant, it is insignificant। am I clear to all? सर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी इसमें। Yes sir. answer would be 1 significant figure। answer would be 1 significant figure। am I clear to all? यस सर। सभी को समझ आ गया? अब इसने Yes, एक बात sir. और कह दी यहीं पर, zeros to the right of non
0 digit become significant if they are enclosed by a decimal point. अगर वो किससे enclose हो जाए, डेसिमल पॉइंट से, तो सारी की सारी जीरो की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे अब बताओ कितना आंसर है इसका? 4 significant 4 figures. 5 पॉइंट के बाद तो जीरो ही है। पॉइंट के बाद भी जीरो भी काउंट होगी। समझ आ रही बात? कैसे पता अगर जीरो पहले हो, Yes, sir. अभी पहले ये बताओ, ये समझ आया है नहीं? जैसे अगर आप लोग कभी बैंक गलती से Yes, गए sir. हो, तो बैंक में जब पैसे निकालते हो तो क्या लिखते हो? 100 रुपए और 00 पैसे, राइट? 100 रुपीज एंड 00 पैसा। इसका मतलब क्या है? व्हाई वी हैव टू राइट 00 पैसा? बताओ जल्दी से, क्या जरूरत है? क्यों लिखेंगे हम 00 पैसा? Because it is a because it is a value significant हो जाए। figure. क्योंकि अगर किसी इंसान ने, आपने 100 लिख दिया यहाँ पे, और किसी ने आगे फिर जीरो बढ़ा दिया। पैसे में, 1000 कर सकता है। किसी ने पैसों में ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? अगर उसने पैसों में ऐसे लिखना शुरू कर दिया तो आपके तो रुपए बनने शुरू हो जाएंगे। हर 100 पैसे पे 1 रुपया बन गया। क्यों बच्चों? Yes, भैया। आया ना? Yes, sir. इसीलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए और उसके अलावा 00 पैसे चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैसा शुड बी 00 आफ्टर गिविंग मी 100 रुपीज। उसके बाद मुझे और पैसे नहीं चाहिए, 00 पैसे चाहिए उसके बाद। Am I clear to all? सभी को Yes, समझ sir. आया? आगे बढ़ूं? Yes, भैया। Yes, sir. अब देखिएगा, अब उसने कहा कि अगर 0 टू द लेफ्ट आ जाए, 0 टू द लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट, ये सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट है। कैसे? बताओ क्या लिखूंगा इसको मैं? 5 into 10 की पावर -3। इसमें लिख दूंगा ये, हाँ या ना? 5 into 10 to the power -3. -3 क्या, बल्कि -4 हो जाएगा। आगे आएगा ना 5.0 करने के लिए। तो ये उठा Yes, के यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर? खाली One ये सारी significant जीरो figure. क्या हो गई मेरे लिए? Insignificant। Insignificant हो गई. Am I clear to all? Yes, sir. यस सर। सभी को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, भैया। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग क्लियर हो गया। गुड। अब आगे आ जाओ। कह रहा जितने भी काउंटेबल चीजें होती हैं, काउंटेबल, ऑल काउंटेबल थिंग्स और numbers with units are having infinite significant figures। क्या मतलब? मैंने कहा 5x, आपने किसी से उधार लिया और लिख दिया आपने 5x, ठीक है? 5 अंडे आपने उधार लिए, उसने इसके आगे 0 लगा दिया। बताओ कितने अंडे हो गए? 50। अब आपको 50 के पैसे देने, उसने एक 0 और लगा दी। अब कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? 500। एक 0 और लगा दी, आपको 5000 के पैसे देने पड़ेंगे। 5000 किसके? एग्स के। यानी कि इस केस में ये 0, हर 0 जो लग रही है, अगर देखा जाए सिंपली, आप 0 0 0 0 लगाते जाओ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इसके आगे यूनिट लग जाए, मान लो एक्स लग गए या केजीज लग गए या सेंटीमीटर लग गए, तो आपको उसी के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं, काउंटेबल डिजिट्स होती हैं, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एम आई क्लियर टू ऑल?
ऐसे कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ आप लोगों से, आप मुझे बताइए। Yes, sir. जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर आप लोग करेंगे भी अभी। आपके पास है 3.8 इंटू 10⁻3, दूसरा है 3.80 इंटू 10⁻3, फिर है 3.800 इंटू 10⁻3, फिर है 0.38 इंटू 10⁻4, फिर है 0.038 इंटू 10⁻4। बताइए पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2. 2। वेरी गुड, इट्स 2। बताओ अगले में कितनी है? 2। 3। कितने लोगों को 3 समझ आ गई? हाँ सर। आ गई सर। Yes, sir. आ गई. यहाँ पर कितनी हो गई? 5 5 और 5. 5। 2. 2 यहाँ कितनी है? 3 3. 3 कैसे हो गई? 0 टू द 2 हो लेफ्ट। जाएंगे इधर because left में. Okay. क्यों भाई वासु, समझ आ गई बात या नहीं? भैया मुझे लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाले में रूल कौन सा लगा? 0 टू द लेफ्ट। हाँ सर, वो माइनस में पहुंच जाएगा, वो पावर कम हो जाएगी। यस भैया, लेफ्ट में हो गया। 3.8 into 10 is power 4 into 10 is power minus 2, that would come out as 3.8 into 10 is power 2। इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया? 2 सेकंड। Am I clear to all? फिर आ गई। यस सर। यस भैया। ठीक है, अगर ये समझ आ गया ना तो एक काम और कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं सर बेस्ड। एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये आप लोगों को आता होगा राउंडिंग ऑफ करना, है ना? बेसिक रूल है। कहता मान लो एक नंबर है 4.793, एक है 4.743, एक है 4.753, एक है 4.653। मैंने कहा इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करो। कितने में करो? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है इसको, ठीक है? अब 3 में करना है, यानी कि जो मेरा आंसर आना चाहिए ना वो यहाँ तक क्लोज होना चाहिए, यहाँ तक क्लोज होना चाहिए। यहाँ क्लोज करने का मतलब क्या है? मुझे चेक करना पड़ेगा पीछे क्या नंबर है। या 3 में नहीं, 2 में कर दो उसको। 2 में मुझे इसे क्लोज करना है यहाँ तक। यहाँ क्लोज करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? पीछे वाला नंबर। हम जानते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 हो जाता है तो +1 कर देते हैं आगे वाले में। बताओ क्या बना अगला नंबर? ये कितना बन जाएगा? 4.8 4.8. 4.8। इफ नंबर इज लेस देन 5 रिमेन सेम। 4.7। रिमेन सेम। 4.7 ही रहेगा. 4.7। कितने लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? आ गई सर। आ गए. भैया हम 4.8 के बाद 0 नहीं लगाएंगे? 0 0 लगा दो, 2 0 लगा दो। यहाँ पर भी 2 0 लगा दो। बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा अगले वाले में? इसमें Sir, then इफ नंबर इज 0.8 5, ये चेक करते थे, इंपॉर्टेंट है। इफ नंबर इज 5 चेक करते हैं ऑड है आगे वाला या इवन है। अगर तो इवन है तो उसे सेम रखेंगे, और ऑड है तो +1 कर देंगे। जरा चेक करो 5 से आगे वाला नंबर कौन सा है? ऑड है। ऑड है। क्या कर दोगे इसका राउंड ऑफ करने के बाद? इसको +1 4.8 +1 4.8 कर देंगे. चलो को बात समझ आ गई। सर पर आगे ये तो भैया। फिर आ गई, सर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे ना. अरे आप इसको 4.8 ही लिख दो, 0 0 मत लिखो उसके आगे। Am I clear to all? Yes, sir. सभी को समझ आ गया? यस सर। पर भैया अगर हम 0 नहीं लगाएंगे फिर अभी हमारे तो उसने round off किया है सिग्निफिकेंट बेटा। फिगर्स तो कम हो अभी जाएंगे तो उसने ना। कहा कि कन्वर्ट करो उसे 2 में। ओके भैया। ये समझ आ गया सभी बच्चों को अच्छे से? Yes, यस sir. भैया। अब एक काम करो, यस सर। एनसीईआरटी सभी के पास है अभी? नो भैया। यस Yes, सर। sir. एक काम करो, रुको जरा, एक मिनट होल्ड करो। भैया स्क्रीन नहीं दिख रही है Yes, sir. एनसीईआरटी? अब दिख Yes, रही sir. है। ओके, अब इसमें एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 जल्दी से दिखाइए मुझे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम टू कंप्लीट दीस 3 क्वेश्चंस। क्विकली करिए, चलिए बताइए। 1.18 फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 4.8 into 10 raised to the power -3. वेरी गुड। अगला हो गया 2.34 × 10⁻5। नेक्स्ट हो गया Yes, sir. 8.008 × 10⁻3। उससे आगे हो गया 5.000 × 10⁻2। और अगले वाला तो वैसे पता ही नहीं उसे करने की। मेरी बात समझ आ रही है?
Yes, sir. बताइए 1.19 जल्दी से। पहले वाले में कितनी है? 2। Yes, sir. So 2 और इसमें 208 में कितना हो गया? 3 3। 5 3 में 3 कितना हो गया? 4। हो 4 जाएगा। और 126,000 में कितने हो गए? 3। इसमें yes sir 3 हो जाएंगे। और 500.0 में 4 और 2.000 में 5। Yes. Yes, sir. 1.20 में पहले का राउंड ऑफ कर दिया आप लोगों ने? 34.2. 34.2। sir. अगले वाले का 10.4, उससे अगले का 0.0460. 0.05. वेरी गुड 0.0 0.0456 नहीं 460 9 है भैया। oh sorry 460 हाँ करेक्ट है, क्योंकि 9 के पीछे 7 है, उसने 9 को राउंड ऑफ किया और 9 ने 5 को राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए 0.0460। 280 भैया मैंने 0.046 लिखा है तो गलत है। जीरो भी लगाना पड़ेगा ना, 3 दिखानी है सिग्निफिकेंट। ओके क्या लिखोगे आप? 2.81 इंटू 10 281 2.81 इंटू 10⁻³ कर दो, ठीक है। सिग्निफिकेंट सर फिगर थर्ड वाले में Yes, फिर sir. 0.046 होगा ना, 3 सिग्निफिकेंट हो गई ना, अच्छा पहला 046। 0 काउंट होगा। अच्छा हाँ वो पहले है लेफ्ट में, सॉरी। बात समझ आ रही है? भैया 1.19 का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? इससे 1.19 का फर्स्ट 2 ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अब तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग को समझ आ गई। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वापस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इज दिस राइटिंग बोर्ड विजिबल टू यू? Yes, Yes, sir. भैया। इसके बाद आता है हमारा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो क्या कहानी होती है। जैसे मान लो 3 नंबर्स हैं, 0.04971 इंटू 4.34 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 0.04637। इसको डिवाइड करना है। आपसे पूछेगा बताओ इसके अंदर जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो ध्यान रखना आंसर हमेशा सबसे छोटी सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करना होता है हमें। तो आंसर कितने में आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। Am I clear to all? 2 Yes, significant sir. यस sir. ठीक है, अब जरा आगे देखिएगा, इसमें क्वेश्चन भी है वो कराऊंगा अभी आपको। इसके बाद पहले एक चीज और सीख लीजिए। जब हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर की, जब हम बात कर रहे थे राउंडिंग ऑफ की, तो हमें ये कंसेप्ट समझ आ गई राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है, या फिर किसी भी चीज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, या कब किस नंबर को कितने छोटे प्लेसेस में हमने कन्वर्ट करना है। ये सारी बातें हमें समझ आ गई राउंडिंग ऑफ के दौरान, एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दौरान। ये सारे हमारे बेसिक रूल्स थे जो हमें कवर हो गए। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे एक पिकोमीटर, तो क्या बोलते हैं याद रखिएगा आज के बाद, पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर है 10⁻⁻12 मीटर के, या फिर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के। फिर आता है ए नॉट को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर आता है पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1/10⁻6 पार्ट्स। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? फिर एक होता है सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर कितना हो गया, जल्दी बोलिए। -2. 2 -3। yes sir और मैंने कहा फिर मिलीमीटर 10 10 की पावर -3। 10 की पावर 3 हो गया। 1 किलोमीटर कितना हो गया? 1000 मीटर। ये चीजें बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। Am I clear to all? Yes, भैया। Yes, sir. ठीक है, अब इसके तुरंत बाद अब शुरू होते हैं हमारे इस चैप्टर के मेजर रूल्स। और मेजर रूल्स कौन कौन से हैं? जो पहला रूल आता है आपका, वो सभी आप लोग जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सभी जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। Yes, sir. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Mass can neither be created nor destroyed. That mass cannot neither be created nor be Mass can neither be created nor be destroyed. destroyed It can in be a chemical transformed reaction. from one form to another form. मेरी बात समझ आ रही है?
yes, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास CaCO3 है, इसको हीट कर दिया, क्या बन गया? CaO plus CO2. चेक करना है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। 1 मिनट दिया Yes, बच्चा sir. को। कैल्शियम का मास होता है, याद रखिएगा 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। जरा चेक करिए एक बार, क्या ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो कर रहा है? How many So- we are done? yes, 100 दोनों साइड। चेक कीजिए जरा, कैल्शियम कितना है यहाँ पे? 40 इंटू एक कैल्शियम है ना, yes sir, इंटू 1। कार्बन कितना फॉलो है? कर रहा है। तो 12 इंटू 1। बताओ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 इंटू 3। तो छोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 100 आएगा, तक देख लो। 100 और कैल्शियम यहाँ पे 100 आएगा। 40 इंटू 1, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 इंटू 1, ये हो गया 56। और 1 यहाँ plus कार्बन 16, 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, ये कितना हो गया? 44। ये भी जोड़ो, कितना होगा? 100। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? 100, क्या फॉलो कर रहा है ये? sir, कंजर्वेशन आ गई। लॉ ऑफ मास। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी लॉ से। ऑफ कंजर्वेशन, Sir. ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास के बाद जो नेक्स्ट लॉ हमें पढ़ना है, जो अच्छे से हमें आना भी चाहिए, और ये वैसे तो 9th में पढ़ा है आप लोगों ने, इस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सुना आप लोगों ने? ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक ही बात है। और ये एक ही बात कहता है कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनेगा, whenever a compound is being formed, जब भी कंपाउंड बनता है, reactants combines together in a definite proportion by mass। क्या करते हैं? जितने भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसे कंबाइन करने वाले, वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग एक जगह। कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, दे कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा H2O एक मॉलिक्यूल भी है और H2O एक कंपाउंड भी है। मानते हो मेरी बात या नहीं? यस सर, आ गई। मॉलिक्यूल भी H2O कंपाउंड भी। कैसे पहचाना? चाहे H2O आप USA का ले आओ, H2O इंडिया का ले आओ, क्या चीज सेम है? यस सर, यस सर, So 2 is रेशियो to 1. ऑफ द एलिमेंट्स, रेशियो सेम है भाई। कितना रेशियो है? 2:1। किसका रेशियो? हाइड्रोजन 2 रेशियो में और ऑक्सीजन कितने रेशियो में? 1:1 रेशियो में। और ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। और अगर मैं मास की बात करूं, बाय मास क्या रेशियो आ रहा है आपका? तो इट वुड बी 2:1, रेशियो 16:1, दैट इज इक्वल्स टू 1:8। ये कैसे आया? बाय मास। तो बाय मास भी इसका रेशियो कैसा है? फिक्स है। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सभी Yes, sir. समझ आ गया? So this is all about law of definite proportion, that whenever a compound is being formed, the elements which are participating in forming the compound, they always combines together in a definite ratio by mass। चाहे H2O की बात करें, चाहे CO2 की बात करें। ठीक है, जल्दी से एक बार सभी लोग इसको रिवाइज करेंगे।